हम आपके साथ हैं आज हरिद्वार में कृष्णायन गौशाला में, जहां पर 4000 गायों के गोबर से ये प्लांट चलता है। यहाँ कृष्णायन गौशाला की देश भर में करीब 22,000 गायें हैं जहां इस तरह के प्रयास किए जाते हैं। इन प्रयासों में आप मेरे पीछे देख सकते हैं 1600 क्यूबिक मीटर का बायोगैस गोबर गैस प्लांट है। और ये जो कुंड है जिसमें गोबर घोला जा रहा है, इस कुंड को इनलेट कहते हैं। यहाँ से ये अपलिफ्ट होकर के गोबर उसमें चला जाता है। वहाँ से गैस जो है वो जो सिलेंडर्स होते हैं, ठीक है, सीएनजी सिलेंडर, उनमें भर दी जाती है। और साथ में जो उसकी स्लैरी है उसको 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है, एक लिक्विड फॉर्म और एक सॉलिड फॉर्म। सॉलिड फॉर्म को किस तरह से जो यहाँ पर बायो कल्चर तैयार किए जाते हैं उन सबको उसमें मिक्स करके और उसे एनरिच करके उसको सेल आउट किया जाता है। जो लिक्विड फॉर्म है उसका क्या किया जाता है, और जो यहाँ सिलेंडर यहाँ पर भरे जाते हैं ये सब कहाँ पर बिकते हैं। और ये गौशाला, ये गोबर, यहाँ पर जो गाय हैं, क्या उनकी सेवा करने के लिए चंदे की ज़रूरत होती है, या फिर वो गायों के गोबर मात्र में इतनी कैपेसिटी है, क्षमता है कि अगर कोई सही से उस गोबर का इस्तेमाल कर ले तो उस गोबर से आपकी गाय भी पल सकती हैं और आपकी गौशाला भी चल सकती है और आप भी पल सकते हैं। इन सारी बातों को समझाने के लिए हमारे साथ स्वामी अनंतानंद जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी में। यहाँ पर जो एक गोबर से जो इनोवेशन ये आप लोगों ने शुरू किया है, सीएनजी सिलेंडर भी आपने इसी से भर दिए, और उनका क्या उपयोग होता है वो भी सेल आउट होते होंगे, खाद भी सेल आउट होती होगी। इस गौशाला के खर्चे क्या हैं, इस गौशाला की उससे आय क्या है, और इन सब के बीच जो है आप कहाँ खड़े हैं? नमो गोभ्य श्रीमतीभ्य सौरेभ्य एव च, नमो ब्रह्मसुताभ्यस्य पवित्राभ्यो नमो नमः। श्री कृष्णायन अपने आप में आज के समय में एक जाना माना नाम है, और श्री कृष्णायन देसी गौरक्षशाला जो उत्तराखंड की सबसे बड़ी गौरक्षशाला है। यहाँ पे हमारे पास लगभग 4000 से ज़्यादा देसी गौमाता और 1000 के आसपास में नंदी है, जो 4000 के अंदर ही है। आप यहाँ पे जो आप ये प्लांट देख रहे हैं, श्री कृष्णायन देसी गौरक्षा बायो सीएनजी प्लांट है। और आपका सांसद टीवी का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि आप स्पेशल कवरेज के लिए यहाँ पे आए। आपकी वाणी सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। वाकई में ये विश्व को पूरा हम प्रेरणा दे रहे हैं कि विश्व की सर्वप्रथम देसी गाय के गोबर से सीएनजी, बायो सीएनजी का निर्माण पिछले 6 वर्षों से हम कर रहे हैं। यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 12 आईएएस को पीएमओ ऑफिस से यहाँ पे भेजा था कि यह प्लांट की जो सफलता है वो पूरे विश्व में कैसे डंका बजा रहा है। तो वो आके देख के गए, और उन्होंने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, गडकरी जी ने, हरदीप सिंह पुरी जी ने और गोयल साहब ने 20,000 करोड़ का फंड सतत योजना के अंतर्गत उन्होंने रिलीज़ किया, और 5000 से ज़्यादा इस तरह के प्लांट पूरे भारत भर में लगे, ताकि वैकल्पिक ऊर्जा जो है उसके लिए हम पूरे विश्व के आगे हमें किसी भी प्रकार का समझौता ना करना पड़े। और लोकल फॉर वोकल, हम आज लगभग 8 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का हम पेट्रोलियम खरीदते हैं विश्व के अनेक देशों से। तो कुछ यहाँ पे हो तो यहाँ की जीडीपी भी ग्रोथ होगी, और इसके बायो प्रोडक्ट जो निकलेंगे, जिसको हम खाद के लिक्विड स्लरी जो बनाते हैं, आसपास के आपने देखे हज़ारों एकड़ किसान जो है, हज़ारों एकड़ में जो किसान है वो यहाँ से लाभान्वित होते हैं, उनको हम निःशुल्क दे रहे हैं। और भारत सरकार की योजनाएं भी बहुत सारी आ रही हैं जिसको हम क्रियान्वित कर रहे हैं। उसके बाद हम लिक्विड स्लरी को अलग करके सॉलिड जो वेस्ट है उसको वेल्थ में कन्वर्ट करते हैं, वर्मी कंपोस्ट बनाते, इनरिच बनाते, प्रॉम बनाते और गोवर्धन खाद बनाते हैं। और अपने आप में यह अनूठा प्रोग्राम है। गौशाला में जो खर्चा है वह तो है ही, कुछ गवर्नमेंट से भी सहयोग होता है, कुछ भक्तों को भी। जैसे हमारे यहाँ ऐसा कहा गया है कि हम गायों की सेवा नहीं करते हैं, गाय हमारी सेवा करती है, और हमें संरक्षण संवर्धन करने का सौभाग्य मिला है।
हम दान नहीं देते हैं। जब तक याचक नहीं हो तब तक आपको दाता बनाने का यह सौभाग्य गौशाला दे रहा है, मंदिर दे रहा है। भगवान को किसी तरह की जरूरत नहीं है, लेकिन हम भगवान को अपनी भाव को भावो ही विद्यते, भावना से ही भगवान प्रकट होते हैं। लेकिन मैं जानना ये चाहता हूँ, या हमारे जो दर्शक हैं वो भी ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जो गोबर से आप गोबर गैस की स्लरी, सॉलिड, लिक्विड, केंचुआ खाद और उससे फिर खाद के कई प्रकार आप बनाते हैं, बायो सीएनजी आप बनाते हैं, उस सब को भी सेल करते हैं, खाद भी सेल होती है। तो ये सब जो गायों के गोबर से जो ये इनिशिएटिव है, क्या ये इनोवेशन और इनिशिएटिव जो है वो गौशाला को कितनी सपोर्ट करता है? क्या उतनी करता है कि गाय अपने खर्चे पर जो उन्होंने गोबर दिया है उसी पर वो सस्टेन कर पाए? अगर उसको विधि पूर्वक अगर अच्छे से किया जाए तो हो सकता है। जैसे एक हमारा पेंट बनाने की फैक्ट्री है फरीदाबाद में, और इस तरह के और भी बहुत सारे प्रकल्प है। अभी फ़िलहाल उस स्थिति पे नहीं है हम कि पूरा का पूरा खर्च हम यहाँ से कर सकें, लेकिन भविष्य में यह योजना जैसे जैसे सफल होते जाएगा और यहाँ के उत्पादित खाद वगैरह जो है ज़्यादा से ज़्यादा किसान उपयोग करेंगे और उच्च मूल्य अगर मिलेगा तो यह संभव है। ये आप इस शेड के अंदर केंचुआ खाद के बेड आप देख सकते हैं। इनकी मुझे अंदाज़ा लग रहा है करीब 3 फीट चौड़े होंगे और करीब 1.5 फीट से ज़्यादा ऊंचे भी हैं। और हमारे साथ डॉक्टर माधुरी डबराल हैं। आपने वर्मी कंपोस्ट में पीएचडी की है, आप उत्तराखंड रत्न भी हैं। हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो केंचुआ खाद है उसकी जो प्रोफाइल है, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, ताकि हमारे किसान इस चीज़ से अवेयर हों। पहले तो धन्यवाद आपका, आप लोग यहाँ पर आए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो केंचुआ खाद है वो हमारी जैविक खादों में सबसे उत्तम मानी जाती है, क्योंकि और भी तरह के कंपोस्ट होते हैं। अब सबका कहना होता है कि केंचुआ खाद जो है वो क्यों उत्तम है, तो उसका एक कारण है कि इसमें सारे जैविक अवशेष हम लोग यहाँ पर जो है वो रिसाइकिल करके केंचुए के द्वारा हम यहाँ पे खाद उत्पादन करते हैं। अब क्योंकि केंचुआ जो है वो अपने आप में एक ऐसा जीव है जिसको कि किसान मित्र के नाम से भी जाना जाता है, उसकी खुद की बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि वो जिस भी चीज़ को खाकर फिर अपना अवशेष जो निकालता है, जो मल के रूप में निकालता है, वही हम केंचुआ खाद बोलते हैं। अब क्योंकि उसके शारीरिक जो संरचना है वो इस तरह की है कि उसमें कैल्सीफेरस ग्लैंड्स हैं, उसमें सुलमिक फ्लूइड्स मिलते हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि वो जिस भी चीज़ को खाकर निकालता है वैल्यू एडिशन कर देता है। तो मान लीजिए हमने उसको कोई ऑर्गेनिक मैटर इस तरह का दिया है जिसमें 1.5 या 1 जो भी नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, लेकिन जब वो उसने खाकर उसको निकाल देता है बाहर मल के रूप में, तो उसमें कहीं उसके 3, 4, 5 गुना तक जो है उसमें जो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो कोई 2 गुना बढ़ जाता है, कोई 3 गुना हो जाता है, कोई 5 गुना, यहाँ तक कि पोटेशियम कई बार 11 गुना तक भी उसमें मिला है। हाँ जी, तो क्योंकि केंचुए की वजह से इसी खाद को हम बहुत ही उत्तम खाद्य मानी जाती है। कई लोगों का, थोड़ा सा मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहूँगी, कई लोगों का कहना होता है क्या ये यूरिया का सब्स्टिट्यूट हो सकता है, क्योंकि बहुत सालों से हमारे जो खेती है, बागवानी है, उसमें यूरिया का बहुत पैठ बन चुकी है। तो लेकिन अब क्योंकि हमारी सरकारें जो है, हमारे लोग हैं, और उत्तराखंड तो जैविक स्टेट के लिए प्रयासरत है ही और माना भी जाता है, तो इस वजह से मेरा ये कहना है सभी किसान साथियों से कि इसमें अगर आप प्योर अपने घर में आप वर्मी कंपोस्ट कर रहे हैं, अगर आपको प्योर वर्मी कंपोस्ट मिल रही है और आप उसको खेतों में डालें तो यूरिया से बहुत बेहतर रिजल्ट इसके मिलते हैं आपका, चाहे वो प्रोडक्शन में हो, चाहे वो ग्रोथ हो पौधे की, हर तरीके से ये यूरिया से फार बेटर ही माना जाता है। बिल्कुल। और चाहे फिर उस पौधे से आने वाला जो आपका कृषि उत्पाद है उसकी पोषण वैल्यू हो, न्यूट्रिशन वैल्यू हो, तो ये हम देख सकते हैं कि यहाँ पर केंचुए खाद को भी इस तरह से और ये केंचुआ खाद जो यहाँ से खाद सेल आउट होकर जाती है, जैसा कि उस खाद में भी ये केंचुआ खाद है, और जो यहाँ पर उस तरह के माइक्रोब्स का कल्चर बनाया गया है वो है, ऊर्जा जल है, अणु जल है, और इन सब चीज़ों को उसमें मिला करके और एक रिपोर्ट, उसकी जो लैब रिपोर्ट है वो बहुत ही एनरिच है, बहुत ही लाजवाब है। उस तरह से यहाँ खाद तैयार किया जाता है और फिर वो देश भर में जहाँ जैसी रिक्वायरमेंट होती है वहाँ तक पहुँचाया जाता है। ये कृष्णायन गौशाला की बायो फर्टिलाइज़र, लिक्विड बायो फर्टिलाइज़र बनाने की लैबोरेटरी है, और इस लैबोरेटरी की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये एक सिद्धांत पर काम कर रही है। पेड़ भी है, पौधा है और खाद है, लेकिन इस खाद को पेड़ तक पहुंचाने के लिए, उसकी जड़ों तक पहुंचाने के लिए, ताकि वो ग्रोथ कर सके, इसके लिए एक मीडिया की ज़रूरत होती है, और इन्हीं मीडिया का नाम है माइक्रोब्स। माइक्रोब्स यानी सूक्ष्म जीवी।
ये सूक्ष्मजीवी कितने तरह के सूक्ष्मजीवी यहाँ बनाए जाते हैं, वो क्या करते हैं, उनका वर्क प्रोफाइल क्या है, ये सब हमें बताएंगी यहाँ पर निवेदिता सिंह। निवेदिता पूसा में 4 साल उन्होंने अपनी रिसर्च की है, MSc बायोटेक हैं और इस लैब की इंचार्ज भी हैं। जी स्वागत है आपका सनसेट टीवी में। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि माइक्रोब्स की जो ज़रूरत है, जो मैंने कहा एक लाइन में, क्या उतना काफ़ी है, क्या उससे ज़्यादा कुछ उसमें बताने की ज़रूरत है, और फिर आप उसे किस तरह से माइक्रोब्स यहाँ डेवलप करते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, परिचय आपने मेरा दे ही दिया, फिर भी मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि MSc बायोटेक होने के बाद मैंने 4 साल काम भी किया है, पौधों पे किया है, जीनोम पे किया है, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी पे मेरा काम रहा। मैंने उसके बाद योगा, पंचकर्मा, मर्म चिकित्सा, ये सारी ऑल्टरनेट थेरेपी भी सीखी, क्योंकि मैं चाहती थी कि मनुष्य बिना दवाइयों के एक अच्छा जीवन जिए। और फिर मैंने ये ऑब्ज़र्व किया, मैं शिविर लगाती हूँ लोगों के, तो मैंने देखा कि कुछ दिनों बाद जब वो वापस उसी स्थिति में आ रहे हैं, तो जब उसके ऊपर रिसर्च किया गया तो पता चला कि उनके शरीर में कमी है। कमी क्या है? एक तो न्यूट्रिएंट नहीं है, फर्स्ट थिंग। आपके भोजन में न्यूट्रिएंट नहीं है, आपके पौधों में न्यूट्रिएंट नहीं है, आपकी ज़मीन में न्यूट्रिएंट नहीं है, इसीलिए हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट नहीं है। और दूसरा, उस न्यूट्रिएंट को ग्रहण करने वाले जो आपको अवेलेबल फॉर्म में कराएं, वो माइक्रोब्स नहीं है। दैट्स वाई हमारी पूरी की पूरी जो फिर दृष्टिकोण था, जो सब कुछ हमारा रिसर्च था, वो शिफ्ट हो गया माइक्रोब्स पे। हमारे शरीर में अगर 10% ह्यूमन सेल हैं तो 90% माइक्रोबियल सेल हैं, यानी 1% ह्यूमन जीनोम है तो 99% जो है हमारे में ये माइक्रोब्स जीनोम है। इतना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो हमारी बॉडी में। तो सोचिए, वही वो चीज़ें हमें, जैसा इकोसिस्टम हमारी बॉडी में, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जैसा हमारे अंदर है वैसा ही पूरी भूमि पे है, वही प्लांट्स में है, वही हमारी सॉइल में है। तो वहीं से ट्रीटमेंट शुरू करना है, हमें जड़ से काम करना है। इसी के लिए ये लैब डेवलप की गई है कि हम किसानों को वो दें ताकि वो उपभोक्ता को वो दें जो उनके लिए अच्छा है। इस लैब में आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? देखिए, किसानों की मदद सिर्फ, जैसे किसानों के लिए 2 धन है। एक तो धन है जिसे हम गौधन कहते हैं, उस पे ये गौशाला कार्य कर रही है, जैसे कि वो गाय के गोबर और गौमूत्र का प्रयोग करके उन्हें क्या क्या दे सकती है। प्लस उसका धर्म है खेती, तो खेती को कैसे अच्छा बनाएं उसके ऊपर भी कार्य कर रहे हैं। सबसे पहले हम किसानों के लिए वहाँ हमारे पास मशीनें हैं जिसमें हम सबसे पहले उनके लिए सॉइल टेस्टिंग कराते हैं। जिस तरह से मनुष्य के शरीर की चिकित्सा के लिए ज़रूरी है कि हमें पता हो कि उसके शरीर में क्या क्या कमी है, डॉक्टर सबसे पहले आपकी टेस्टिंग करेंगे। ऐसे ही मिट्टी का उपचार करना है तो मिट्टी में पता होना चाहिए कि क्या क्या है और क्या क्या नहीं है, क्या क्या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, क्या क्या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, सॉइल की पीएच क्या है, उसका ईसी क्या है, उसका कार्बन कंटेंट क्या है, उसका ऑर्गेनिक मैटर क्या है, वो सारी रिपोर्ट यहाँ बनाई जाती है। सारी चीज़ें हम उसको बताते हैं ताकि वो जाने कि उसकी मिट्टी की स्थिति क्या है, और बिना जाने सिर्फ केमिकल खाद, फर्टिलाइजर्स ये सब ना डालें। केमिकल खेती में भी ये सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि किसान को पता ही नहीं कि कितना डालना है यूरिया, वो देखा देखी डबल ट्रिपल बढ़ाते ही चले जा रहे हैं कि शायद इससे रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। अगर सॉइल टेस्टिंग हो तो कम से कम इनका भी उपयोग कम से कम न्यूनतम हो जाएगा। तो उसके लिए हम पहले सॉइल टेस्टिंग करते हैं, उनकी पीएच, ईसी सब कुछ बताते हैं, और उसके बाद हम उनको माइक्रोबियल कल्चर देते हैं डेवलप करके यहाँ पे। क्योंकि देखिए, न्यूट्रिएंट है ज़मीन पर, लेकिन अगर उनको देने वाला, अवेलेबल फॉर्म में कराने वाला माइक्रोब नहीं है तो प्लांट उसको नहीं ले पाएगा। जैसे जिंक है तो जिंक को सॉल्युबलाइज करने वाले माइक्रोब्स चाहिए। फॉस्फोरस है, इनसॉल्युबल है, ज़मीन में है, आपने डीएपी डाल दिया लेकिन उसको प्लांट को मिल ही नहीं रहा, जड़ों तक पहुंच ही नहीं रहा, तो उसको पहुंचाने वाले आपको माइक्रोब्स चाहिए, तो वो भी हम उनको देते हैं। प्लस फिक्सेशंस के साथ साथ हम उनको वो माइक्रोबियल कल्चर भी देते हैं जो उनको पैथोजेनिक, यानी कि प्लांट को नुकसान पहुंचाने वाले विषाणु कीटाणुओं से दूर रख सके। ऐसे फंगस जो कि किसान के लिए, पौधों के लिए उपयोगी हैं, वो प्रोवाइड कराते हैं, बैक्टीरिया प्रोवाइड कराते हैं, और वो सारी चीज़ें हम उन्हें उपलब्ध कराते हैं। तो निवेदिता ने हमें बताया कि ये मिट्टी की टेस्टिंग से लेकर के और उसको प्लांट को जो खाद वहाँ पर देना है, उसकी जड़ों तक पहुँचाना है, वो मीडिया कल्चर के रूप में, माइक्रोब्स कल्चर के रूप में यहाँ पर डेवलप किया जाता है।
और उसके बाद उसे यहाँ पर मल्टीपल करके और जो यहाँ पर गोबर गैस से निकलने वाली स्लैरी है, ये सब लिक्विड जो है उसमें डालकर उसे भी एनरिच करके देश भर के ऐसी बहुत सारे फार्म हाउसेस, खेत, किसान, उन सबको वो कैसे दिया जाता है वो भी एक बात है। इसके अलावा वहाँ पर वो कैसे डेवलप होते हैं सारे कल्चर, उसे भी आइए हम लोग एक बार देखते हैं। आइए डॉक्टर, यहाँ पर ये कल्चर हैं जो जिनकी कॉलोनी यहाँ पर डेवलप हो रही हैं, एक बार डॉक्टर साहब आप एक बार इसे हमें बताइए। देखिए हम लोग क्या है कि फंगस की आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। भूमि में इतनी फंगस है जो कि प्लांट्स को खाने वाली फंगस है। तो हम क्या करते हैं कि बजाय इसकी, जैसे केमिकल खेती में सबसे बढ़िया उपचार क्या है कि अगर आपके यहाँ किसी तरह का कोई कीट या कोई भी पैथोजन आ गया आप उसे मार दें, लेकिन जो ऑर्गेनिक खेती है, माइक्रोबियल खेती है, उसमें ऐसा नहीं होता। उसमें जीव ही जीव का भोजन है सिद्धांत पे चलते हैं। तो अगर शाकाहारी फंगस है तो उसको खाने के लिए मांसाहारी फंगस, जैसे ये ट्राइकोडर्मा है, हमने उसका कल्चर बना रखा है, हम इसको दे देंगे। किसान जैसे ही इसको अपने खेत में फैलाएगा तो ये जाकर उस शाकाहारी फंगस को खा लेगी और फंगस की समस्या जड़ से ख़त्म। फंगल इन्फेक्शन भूमि में, प्लांट में ख़त्म। इसी तरह से नेक्स्ट कल्चर सूडोमोनास का है। सूडोमोनास जो है वो निमेटोड के बहुत जो समस्या आती है, ख़ास तौर पर जैसे अमरूद के बाग हैं उसमें किसानों को बहुत बड़ी समस्या रहती है, उसमें बहुत बढ़िया काम करता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को भी रोकता है। इसी तरह से मेटाराइजियम है, बिवेरिया है, अलग अलग चीज़ों के अलग अलग रोल है। मेटाराइजियम बहुत अच्छा काम करता है, जैसे किसी तरह का इल्ली है, सफ़ेद मक्खी है, जिससे पॉली हाउस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये जो मेटाराइजियम है वो फंगस क्या करती है, उसके ऊपर एक तरह का कुकून टाइप बना लेती है, उसको चारों तरफ से घेर लेती है और उसके अंदर जो हीमोसील रहता है, जो कीट के अंदर का ब्लड है जिसे हीमोसील कहते हैं, उसको सक कर लेती है पूरा का पूरा, और जो कीट है वो सूख कर मर जाता है। तो जो गोबर गैस से निकलने वाली जो स्लैरी है और उसमें आप इन सब कल्चर को मिक्स करके और उनके बैग तैयार करके देश भर में जहाँ भी आप पहुँचाते हैं, चूँकि यहाँ तो 4000 से ज़्यादा गौशाला गाय एक जगह पर हैं और कृष्णायन का जो पूरा का पूरा इनिशिएटिव है उसमें 22,000 से ज़्यादा गायें उसमें हैं। तो ये जो सारा इतना बायोमास तैयार होता है तो उसमें ये सब चीज़ें डालने से वो एनरिच होता है, उसको पहुंचाया जाता है। देखिए वो एनरिच भी होता है और क्या है कि जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि खेती दूषित हो गई, खेती दूषित हो गई तो वो जो भोजन गाय को मिल रहा है वो भी इतना शुद्ध नहीं मिल रहा है, वो इतना पौष्टिक नहीं मिल रहा है। तो जो हमको न्यूट्रिएंट चाहिए, जो हमको माइक्रोब्स चाहिए, गाय के गोबर को जो धन कहते थे, लक्ष्मी का रूप कहते हैं उसको, उसमें वो सारी चीज़ें मिलें। अगर वो प्राकृतिक रूप से मिल रही है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम उसको एनरिच करके देते हैं, क्योंकि कार्बन कंटेंट गाय के गोबर से अच्छा कोई नहीं बढ़ा सकता। उसको कार्बन भी मिले, उसको नाइट्रोजन भी मिले, न्यूट्रिएंट्स मिले, जिंक है, फॉस्फेट है, वो सारी चीज़ हम उसको देंगे। प्लस उसमें हम जब ये माइक्रोबियल कल्चर डाल देंगे, यानी कि वही जो मैं आपको स्टार्टिंग में बताया, उसकी उपलब्धता भी हम वहाँ करा देंगे। तो एक बात जो है यहाँ ज़रूर समझने को मिली कि अगर आपके पौधों को हर पोषक तत्व अगर वहाँ तक पहुँचता है तो पौधों से जो फल प्राप्त हो रहा है उसे अगर आप या आपके बच्चे खाते हैं तो ऐसे में वहाँ तक भी वो सारे तत्व पहुँचेंगे। अगर पौधे में जिंक था और आपने उसके उत्पाद को खाया तो आपके अंदर भी जिंक की कमी नहीं रहेगी, और जिंक की कमी नहीं रहेगी तो जिंक की कमी से होने वाला जो रोग है वो भी आपको नहीं होगा। और ये सारी की सारी कृषि जो है, माइक्रोबियल जो कल्चर है, ये सब उसी सिद्धांत पर चलती है और उसी पर ये काम करती है। तो आइए आगे हम देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर गोबर गैस की स्लैरी और उसमें इन सब चीज़ों को मिलाकर उसे एनरिच करके एक फर्टिलाइजर यहाँ पर तैयार किया जाता है। इस खाद में खुशबू है, सुगंध है, आप इसे टेस्ट करके देख भी सकते हैं। यहाँ कृष्णायन गौशाला में मैंने आपको बताया केवल हरिद्वार में 4000 गाय हैं, पूरे देश में 22,000 गाय हैं और केवल यहीं पर 1600 क्यूबिक मीटर का बायोगैस प्लांट है, गोबर गैस प्लांट है, और उससे जो स्लैरी निकलती है, जो केंचुआ खाद है वो, और साथ में जो यहाँ पर जो इस तरह के सारे माइक्रोब्स के जो कल्चर बनते हैं उन सब चीज़ों को इसमें डाइल्यूट करते हुए अणु जल है, अणु ऊर्जा है और ऊर्जा जल है, बाकी सब तरह से इसे एनरिच करते हुए
ये खाद यहाँ पर तैयार किया जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये आपको देखने में बिल्कुल डाई की तरह लगेगा, जैसे बायो डाई होता है, डीएपी, ठीक है, बिल्कुल वैसा आपको ये देखने में लगेगा। आप बस इसको पेड़ हाँ आप डालेंगे और साथ में जो है वो पेड़ तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन इसमें जो माइक्रोब्स हैं वो कैसे काम करते हैं, क्या है, इस सब को थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे। जी नमस्कार। ऐसा है कि ये जो गोबर है ये कार्बन है, इसमें हमने मिलाया सभी तरह के जीवाणु जो निवेदिता जी आपको लैब में दिखाई, फिर हमने मिलाया सभी तरह के अणु जैसे आयरन, कैल्शियम और जो है जिंक, इस तरह के जो हम मिट्टियों से प्राकृतिक तौर पर निकालते हैं। लाल मिट्टी में आयरन होता है, सफ़ेद मिट्टी में सल्फ़र कैल्शियम होता है, पीली मिट्टी में गंधक होता है, और इसके अलावा भी ज्वालामुखी मिट्टी जिसमें बहुत सूक्ष्म माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। ये सब हम इसको इसमें मिला करके और फिर इसको जो है हम दानेदार बनाते हैं। इसके साथ अग्निहोत्र भस्म की जो ऊर्जा है वो भी हम इसका स्प्रे कर देते हैं। तो इसमें ऊर्जा, अणु और जीवाणु ये तीनों हो गया, और इसकी मात्रा 1 ग्राम में 1 खरब 13 अरब तक जीवाणु हैं। और ये जीवाणु जब खेत में जाएंगे और अणु खेत में जाएंगे तो पौधे को ये उपलब्ध हो जाएंगे आसानी से, और पौधा ग्रो करेगा। 1 एकड़ में कितना डालना पड़ता है? अभी इसको 1 एकड़ में 1 क्विंटल, जैसे, या तो फिर जो है सामान्य जितना बीज उतना खाद। अच्छा। ये उतना जो है अपना कंपोस्ट खाद और ये जो है गोवर्धन खाद, ये उतना डालना है और बो देना। और बाद में जब पहली सिंचाई करेंगे तब 25 किलो, फिर जब दूसरी सिंचाई करेंगे तब 25 किलो, ऐसे 1 क्विंटल 1 एकड़ खेत में डालना है। एक बात और है कि इसका जो रिपोर्ट कार्ड है, जो प्रोफाइल है, इसमें क्या क्या है, किस मात्रा में है और ये किस तरह से वर्क करते हैं, कुछ वो आप बताएंगे? हाँ, अभी जो गोवर्धन खनिज खाद की जो हमने टेस्टिंग की है उसमें जो माइक्रोब्स की संख्या है वो 113 गुणा 10 घाते 113 गुणा 10 घाते 13 है। तो इतने जीवाणु उसके अंदर हैं, 1 खरब 13 अरब के आसपास जीवाणु। और उसके अलावा भी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब जो है पीपीएम में हैं ये। जी बिल्कुल। तो मतलब ये है कि ये जो यहाँ पर इनिशिएटिव है, इनोवेशन है, इस इनोवेशन को आप देखकर यहाँ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो ये खाद तैयार की गई है, और ये खाद का ये पूरे देश में जो जाती है और इसको बहुत बड़ी ज़मीन पर इसका इस्तेमाल भी हो रहा है। ये गोबर खाद की आपको लैब रिपोर्ट में दिखाना चाहूँगा जी। ये लैब रिपोर्ट आप इसमें देखिए कि इसमें ये हमारा लैब रिपोर्ट है, जिसमें मुझे पहले बोलने में कुछ वो दिक्कत हुई। 113 गुणा 10 घाते 9 CFU का है, और इसमें बैक्टीरिया हैं 52 गुणा 10 घाते 9 CFU, और फंगस है 81 गुणा 10 घाते 9 CFU का। और इसके अलावा इसमें जो है सोडियम है 0.086%, मैग्नीज है 0.57, कैल्शियम है 2.27%, आयरन है 1.2, कॉपर है 0.004%, मैग्नीशियम है 0.57, जिंक है 0.11, और नाइट्रोजन है 1.42, फास्फोरस है 1.12 और पोटास है 0.98। इतना, और CN रेशियो 14.28 है। इतना जो है, इतना माइक्रोब्स और इतने माइक्रोन्यूट्रिएंट ये पौधे के विकास के लिए सफिशिएंट है, पर्याप्त है। इसलिए कोई गोवर्धन खनिज खाद ले जाता है तो उसको हम ये बोलते हैं कि तुम इस ना 50 किलो तो बोते समय डालो, फिर हर 15 दिन में 25-25, क्योंकि एक साथ नहीं डाल सकते, बहुत ज़्यादा माइक्रोन्यूट्रिएंट, जिंक, सल्फर बहुत है इसमें, इसलिए इकट्ठे नहीं डालना, वो भी ज्वलनशील होते हैं, ज़्यादा मात्रा नुकसान करता है। इसलिए बोते समय 50 किलो और फिर हर बार जब भी सिंचाई होती 25-25 किलो। और पौधों में कुछ कमी दिखती है तो मात्र 2 किलो को 200 लीटर पानी में डालो, 200 ग्राम गुड़ डालो, 3-4 दिन फर्मेंट होने दो, वो सारा लिक्विड हो जाएगा, छान लो, गोबर अलग हो जाएगा, जो लिक्विड है उसका स्प्रे कर दो, एकदम पत्ते कड़क हो जाते हैं और चमक आ जाती है। तो वही खाद ज़मीन में डालना, वही खाद का स्प्रे करना, एक ही खाद से पूरी खेती हो जाती है। और मात्रा भी मात्र 1 क्विंटल। मतलब अगर हमारे पास यहाँ पर जो है
यहाँ पर यदि हमारे यहाँ प्रतिदिन अगर 6 टन खाद निकल रही है तो ये आप मानिए कि वो 600 एकड़ के लिए पर्याप्त हो रहा है। बिल्कुल, मतलब खाद कितनी डालनी है 1 एकड़ में, उसकी मात्रा भी ताराचंद वेल जी ने बताई, और उसको कब कब डालना है ये भी उन्होंने बताया, और अगर उसके स्प्रे करने की ज़रूरत पड़ती है तो वो कैसे करना है वो भी उन्होंने इसमें बताया। 2 किलो। बिल्कुल। तो ये कृष्णायन गौशाला का इनिशिएटिव है जो इनोवेशन के साथ आगे बढ़ रहा है, और इसी इनोवेशन के ज़रिए यहाँ पर करीब 4000 और देश भर में करीब 22,000 गायों की सेवा करना और उनका गौशालाओं का संचालन करना ये आसान हुआ है। स्वामी जी से आखिर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हम उस दिशा में जा रहे हैं जहाँ गौशाला पूरी तरह आत्मनिर्भर होगी। हरिओम। गाय जो समाज के लिए लोग भार समझते हैं, वो समाज का भार नहीं, गाय समाज का आधार है। और भगवान श्री कृष्ण जो अवतार की श्रेणी देखी जाए तो भगवान श्री कृष्ण की सर्वगुण संपन्न 64 कला युक्त और 16 कला युक्त और 64 विद्या युक्त भगवान का अवतार है। तो भगवान ने भी अपना नाम एक गोपाल कहलाना सबसे उनको प्रिय है। भज राधे गोविंदा, गोपाला हरि का प्यारा नाम है। तो हम विभिन्न प्रकल्प यहाँ पे चला रहे हैं, चाहे गाय के गोबर से पेंट बनाना हो, प्रोम बनाना हो जो डीएपी का सब्स्टिट्यूट है, इनरिच जो यूरिया का सब्स्टिट्यूट है, और आसपास के किसान को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। आपको बताते हुए हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है, 1 एकड़ में यहाँ आसपास में 16 से 20 क्विंटल की फसल होती है गेहूं की, लेकिन हमारी गौशाला में 30 क्विंटल तक गेहूं की फसल हुई है। आसपास के किसान जो है सो 25, 26, 27 क्विंटल तक फसल लेते हैं। और आप यह जो उन सब किसानों को खाद यहाँ से, खाद यहाँ पे जो विभिन्न प्रकार और विभिन्न पैकिंग में उपलब्ध है, 5 किलो में, 50 किलो में उपलब्ध है, वह यहाँ से लेके जाते हैं जो लागत मूल्य पे हम देते हैं। गांव के किसानों को, गांव के किसान जो आसपास के किसान हैं जिनकी आर्थिक स्थिति अगर वो छोटे किसान हैं तो उनको हम निःशुल्क लिक्विड स्लरी और खाद भी निःशुल्क देते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक है, ताकि वह आत्मनिर्भर बने। और यह जो अभी वर्तमान की सरकार है वो किसानों के हित के लिए काम, मैंने देखा जो नई गवर्नमेंट का गठन हुआ तो सबसे पहला काम काशी में उन्होंने 20,000 करोड़ का फंड जो है उन्होंने किसानों को सब्सिडी के रूप में दिया, और अभी भी किसानों को बहुत सारी सुविधाएं सरकार दे रही है। और गंगा जी के आसपास जो है वह जैविक खेती पूरी की जाए, 5 किलोमीटर इधर 5 किलोमीटर उधर, ऐसे कानून का भी प्रावधान भारत सरकार के द्वारा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो मैं इस सरकार को धन्यवाद दूंगा, सरकार से जुड़े हुए जितने लोग हैं उनको धन्यवाद दूंगा, और अंत में आपका भी धन्यवाद दूंगा कि आप पधार कर यहाँ हमारा विशेष कवरेज लिए, हमें आपने उत्साहित किया। और गाय समाज का भार नहीं है, गाय समाज का आधार है, किसानों का आधार है, और गाय के गोबर में लक्ष्मी माता का वास है। तो जन जन तक को इनके खाद का प्रयोग करना चाहिए। धन्यवाद। जय गौ माता। शुक्रिया आपका अनंतानंद जी। और एक बात ये ज़रूर है जिसे आप भी आसानी से समझ सकते हैं, अगर आप एक नेचुरल इकोसिस्टम की बात करें, जब अनंतानंद कहते हैं कि गाय आधार है तो आधार से मतलब ये है कि वो अपने बच्चों का भी पोषण कर रही है, वो मनुष्य जो है उसके बच्चों का भी पोषण कर रही है, हमारा आपका पोषण कर रही है, और अपना जो उसका गोबर है उस गोबर से वो आपकी खेती का पोषण करती है, और वो खेती जो है वो फिर से आपका पोषण करती है। तो इस पूरे इकोसिस्टम के बीच में अगर कोई केंद्र है तो वो गाय है। गाय से आय भी संभव है, लेकिन वो तभी उसके साथ में आपको आय के साथ में भाव भी बनाकर रखना चाहिए।